नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। पूरा वॉच करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज मैं आपके सामने मैथ की एक नई टॉपिक को आपके सामने रखूँगा। आप सभी को पता है, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से सुपर टेट की क्लासेस को चलाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी सब्जेक्ट को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ की क्लास मैं ले रहा हूँ और साथ में आपकी हिंदी की क्लास और संस्कृत की क्लास भी ली जा रही है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको संस्कृत और हिंदी की क्लास या बाकी की क्लास को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। आज इस टॉपिक को देखेंगे कि नंबर सिस्टम का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सेक्शन नंबर बी चल रहा था आपका और सेक्शन नंबर बी में आप हेडिंग डालिएगा घातांकी भाग पर प्रश्न। इससे पुरानी वीडियो में आपने जाना कि विभाज्यता की शर्तें कौन कौन सी होती हैं। 7 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता, 2 से लेकर के 11 तक की सभी विभाज्यताओं को समझाया था। साथ ही उनके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस को लगवाया था जिससे आपको समझ में आ गई थी सारी विभाज्यता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि घातांकी भाग पर प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसका पार्ट नंबर 1 डाल दीजिएगा, सूत्र पर प्रश्न। जैसा कि यहाँ पर नोट डाउन किया है मैंने। सूत्र पर प्रश्न जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करने होंगे कॉपी के ऊपर। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं और लिखने के साथ साथ मैं आपको एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाता रहूँगा। तो अगर आपने ये पॉइंट आपके माइंड में सेटल हो गए या बैठ गए तो कभी भी इस तरीके के जो घातांकी भाग पर प्रश्न होंगे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। लिखा है a की पावर n, मतलब a की घात n प्लस b की घात n में यदि n, जो n है वो आप जान लो, ये n क्या है? ये घात है। क्या है? ये घात है। ठीक है, अगर ये n की वैल्यू जो है या n का जो मान है वो अगर विषम हो जाता है तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से क्या होगा? a प्लस b होगा। ये आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा। चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इसको स्पष्ट कर देते हैं आपके सामने। जैसा कि मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है। इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा। a की घात 3 प्लस b की घात 3 का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी, मतलब a प्लस b, ये आपका एक ब्रैकेट के अंदर रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। ये फार्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करिए कि मैंने लिखा है a की पावर 3 या a की घात 3 और लिखा है b की घात 3। तो अभी मैंने क्या बोला? n जो होगा वो अगर विषम होगा तो आपका एक गुणनखंड क्या निश्चित होगा? a प्लस बी। ये बात आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि जो a की घात है, मतलब जो n की वैल्यू है वो क्या है? विषम है। अगर वो विषम है तो इसका मतलब ये हो गया कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 में एक गुणनखंड जो होगा वो a प्लस बी होगा। ये निश्चित है। दूसरा कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं कि एक गुणनखंड मुझे पता चल चुका है। कौन सा है? a प्लस बी। किसका है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका गुणनखंड a प्लस बी हो जाएगा। आई होप आपको सारे डाउट इससे रिलेटेड समझ में आ गए होंगे। पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सेकेंड टॉपिक को देखते हैं, सेकेंड पॉइंट। अब इस सेकेंड पॉइंट को भी देख लीजिए। जैसा कि ऊपर मैंने लिखा है प्लस का साइन लगा करके, अब मैं क्या कर रहा हूँ? a की घात n
माइनस बी की घात n में यदि n विषम हो जाए तो उसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से a माइनस बी लिखा जाएगा या होगा। कैसे होगा वो भी समझिए स्पष्टीकरण को देख करके। ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो यहाँ पर नोट डाउन है। इसको आप याद वैसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला नहीं पूछा जाता एग्जाम में। आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना है जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। बस पूरा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो याद रखना है वो है a माइनस बी, क्योंकि आप देख रहे हो कि a की घात n माइनस बी की घात n में अगर n विषम हो जाता है, मतलब जो घात है वो विषम हो गई है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये विषम है, जो 3 है वो विषम संख्या है ना, इसलिए क्या होगा कि इसका जो एक गुणनखंड होगा वो a माइनस बी हो जाएगा। आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट देखते हैं, वो भी समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट डालिएगा और तीसरे पॉइंट में लिखिएगा कि a की घात n माइनस बी की घात n में यदि n की संख्या सम हो जाती है कि दो गुणनखंड निश्चित रूप से होंगे, और वो दोनों गुणनखंड क्या होंगे वो नीचे स्पष्टीकरण में मैंने समझाया है। यहाँ पर a लिखा है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला कई बार पढ़ा होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है, और जिसके नीचे मैंने फिक्स्ड लिख रखा है। तो इसका मतलब है ये चेंज कभी नहीं होता, ये एक गुणनखंड हमेशा आएगा, चाहे प्लस में देखिए चाहे माइनस में देखिए, विषम संख्याओं में देखिए चाहे सम में देखिए। ये जिसके नीचे मैंने फिक्स्ड लिख रखा है उसमें आप उसी तरीके से फिक्स्ड लिख दीजिएगा। इसका मतलब ये गुणनखंड चेंज नहीं होता है। तो इसके दो गुणनखंड हो रहे हैं और दोनों गुणनखंड चेंज नहीं होंगे। ये तो आपको भी पता है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया जाता है तो उसके दो गुणनखंड आने ही आने हैं। क्या आएंगे इसके? a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इससे अलग हटके कुछ नहीं आ सकता, या इनको हटाने के बाद या कोई और वैल्यू ला सके, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये दोनों गुणनखंड आने ही आने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने सम के लिए बता दिया, विषम के लिए 2 बताया और सम के लिए 1 ही बताया। अभी मैंने एक चीज आपको ये नहीं समझाई है कि a की घात n माइनस बी की घात n की जगह पर अगर a की घात n प्लस b की घात n हो जाती है और उसमें सम आ जाता है तो गुणनखंड क्या होंगे? तो गुणनखंड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर क्या बनेगा आप जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसके अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मूला तैयार नहीं होगा और यहाँ से कोई गुणनखंड निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे। इस स्पष्टीकरण को भी आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा, तीनों के स्पष्टीकरण। और चलते हैं अब क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा सा। उससे पहले आप एक चीज़ नोट डाउन करिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, एक गुणनखंड इज इक्वल टू लिख रखा है से विभक्त होना। मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ आपसे कि 15 लिखा है और क्वेश्चन में ये बोला जाए कि 15 के एक गुणनखंड को आपको पता है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा। जैसे मान लो कि 15 का एक गुणनखंड हो गया 3, तो क्या मैं आपको ये बता सकता हूँ या क्या आप ये समझ सकते हो कि 3 से ये संख्या डिवाइड हो रही है? अगर ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो ये गुणनखंड है, और अगर ये गुणनखंड है तो इसको ये पूरी तरीके से काट सक रहा है। तो इसका मतलब है ये 3 जो है वो 15 को पूरी तरीके से विभक्त कर पाएगा, और जो एक गुणनखंड आता है किसी भी नंबर का आ जाए, वह संख्या उस बड़ी वाली संख्या का अगर गुणनखंड बन रही है तो वह बड़ी वाली संख्या को डिवाइड अच्छी तरीके से पूरा कर देगा। आप इसको दिमाग में बना के रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं और क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है संख्या 23 की घात 45 प्लस 13 की घात 45 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए, इसको करने की कोशिश करिएगा।
मतलब आपको एक चीज में ध्यान में रखना है, आपको देखना है घात को। अगर घात सम है तो आपको सम वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने ऊपर बताया, अगर विषम है तो विषम वाला लगाना है। बस इतना ध्यान में रखिएगा। अगर संख्या जो है विषम हो जाए, अगर संख्या विषम हो जाए तो आपको मैंने एक फॉर्मूला ऊपर दिखाया था, ये देखिए, ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई होने वाला है, ये वाला। ये स्पष्टीकरण में आपको दिख रहा है कि a प्लस बी एक निश्चित रूप से एक गुणनखंड आएगा, ये चीज़ मैंने लिखाई है ना। अब आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हो, यही चीज़ सेम टू सेम आप इसमें भी देख पा रहे हो। 23 की घात 45 है और 45 आप जानते हो कि इवन है कि ऑड है, तो ये ऑड है, मतलब ये क्या हो गया, विषम है। और विषम में आप बीच में भी साइन देख रहे हो कि पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन आ रहा है। अगर प्लस का साइन आ रहा है तो मैंने क्या बताया था कि अगर लिखा हो कि a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो इसमें एक गुणनखंड कौन सा तय होता है, सेम फिक्स्ड आपका फिक्स्ड रहता है, a प्लस बी आपका एक गुणनखंड फिक्स रहता है। तो कहने का मतलब समझ रहे हो कि जो नीचे बेस वाली जो वैल्यू है वो a b की जगह पर रख दी जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये a है, ये b है, इसकी जो संख्या ऊपर दी गई है यही आपकी n की वैल्यू है। तो n के जो नीचे लिखा है, जैसे a और b लिखा है, वो क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, 23 और 13 आप देख पा रहे होगे। देखिए 23 और 13 ये a और b का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होगी। उपयुक्त संख्या का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 23 को 13 में ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक गुणनखंड क्या होता है, a प्लस बी, ये तय होता है, ये फिक्स होता है। a प्लस बी का मतलब क्या है, ये a है और ये है b, और इसके ऊपर n लिखा हुआ है, ये n है, ठीक है। आप देख पा रहे होगे ध्यान से, जो मैंने ऊपर आइडेंटिटी बताई है पहचानने का तरीका, उससे आप समझ सकते हो। उसके बाद इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 36 आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो ऊपर जो संख्या दी गई है, ये संख्या 36 से पूर्णतः विभक्त होगी। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, संख्या 36 से पूरी तरीके से विभक्त होगी। तो ऑप्शन में तो 36 दिया नहीं है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि क्या 36 से जो चीज़ डिवाइड हो रही है, क्या वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है? सीधी सी बात हो सकती है। अभी विभाज्यता अभी मैंने पढ़ाई थी ना कल आपको, पिछली वीडियो में जो बताया था उसमें यही तो बताया था कि पीछे आपका 2 4 6 8 या 0 आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 2 से विभक्त होती है। अगर ये संख्या 36 से विभक्त हो रही है तो 2 से भी विभक्त होगी कन्फर्मली। अगर ये संख्या 36 से विभक्त हो रही है तो ये 3 से भी विभक्त होगी। क्यों? 3 से ये 36 कट जाएगा, या 36 को आप इस तरीके से ऐड करके लिख सकते हो, जैसे आपको मैंने विभाज्यता में समझाया था, ये 9 के अपॉन में 3, क्योंकि 3 की विभाज्यता को चेक कर रहे हैं, 3 बार में पूरा गया। इसका ये मतलब हो गया ये 3 से भी विभक्त हो गई। अच्छा, ये 3 से विभक्त हो गई तो ये 9 से भी विभक्त होगी, क्योंकि 9 चक्कू 36 होता है, तो ये भी इससे भी विभक्त हो गई। कहने का ये मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी से विभक्त हो जाएगी। क्योंकि 36 में 36 के जो फैक्टर करोगे आप, उसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 9 भी आ जाएगा। समझ रहे हो ना? चलिए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए घातों को डिसबैलेंस कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, तो अब आप क्या करोगे? जैसे यहाँ पे दे दिया गया संख्या 5 की घात 42 और प्लस लगा के 3 की घात 41 निम्नलिखित में से संख्या में से पूर्णतः विभक्त होगी। किस संख्या से ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी? तो इसको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे लिखा है 5 की घात 82 लिखा है और उस साइड लिखा है प्लस लगा करके 3 की घात 41। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि घातों को बराबर करना पड़ेगा। घातों को बराबर करिए। तो आप जानते हो कि 82 को क्या 41 के फॉर्म में लाया जा सकता है, या 41 को 82 के फॉर्म में लाया जा सकता है? तो किसको सरल तरीके से लाया जा सकता है? मेरे हिसाब से 82 के जो गुणनखंड होंगे वो 2 गुणा 41 होंगे, 2 गुणा 41 हो जाएंगे। और आपने एक चीज़ और पढ़ रखी है, वो क्या है कि मान लो 4 लिखा है और 4 की पावर है n और बाहर लिखा है m। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या मैंने बताया था कि 4 और ये m का n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इस तरीके से n m, ये हो जाएगा पूरी तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको। और यही चीज़ आपको अप्लाई भी यहाँ पे करनी है। समझते हैं कैसे?
तो 82 को आप क्या लिख सकते हो, 41 गुणे 2। 41 गुणे का 2 का मतलब ये हो गया कि 5 की घात 82 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की घात 2 और 5 की घात 2 की पावर ब्रैकेट लगाने के बाद 41। बात तो वही है ना, 41 दूनी 82 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू को वैसा का वैसा ही रखना है क्योंकि आपकी 41 घात मैच कर गई है। और यही चीज़ सबसे पहले आपको देखनी है, घातों को बराबर कर लेना है। घातों को बराबर कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। आप देख पा रहे हो कि 5 की घात 2 और 5 की घात 2 को आप क्या लिख सकते हो, 25 लिख सकते हो ना। 25 की घात 41 प्लस 3 की घात 41 लिख दिया है, पीछे तो आपका वही रहेगा, उसमें कोई आप चेंजमेंट मत करिएगा क्योंकि 41 आप देख रहे हो कि 41 घात अब दोनों की बन चुकी है। तो दूसरा काम क्या बताया था, जो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में करा था सेम वही काम इसमें भी करना है। आप 25 को ए बना दो, 25 आपका ए हो जाएगा, 25 आपका ए हो जाएगा और 3 जो है वो बी की तरह काम कर रहा है। तो ए प्लस बी क्या बताया था मैंने, जब घात आपकी विषम आ जाए तो एक गुणनखंड आपको ए प्लस बी मिलेगा अगर बीच में प्लस का साइन है। अगर माइनस का साइन होता तो ए माइनस बी मिलता। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे भी रिलेटेड, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए। तो 25 की घात क्या हो गई 41 प्लस 3 की घात 41। आप देख पा रहे हो विषम संख्या आ रही है, विषम घात आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 को 3 में कर दीजिए तो ये हो गया 28। अब ये जो 28 आया है ये एक गुणनखंड हो गया है इस संख्या का, इस संख्या का ये एक गुणनखंड आया है आपका। तो आप अब ऑप्शन से देखिए, क्या ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट है, क्या 2 से ये पूरी तरीके से विभक्त होगी 28। तो सीधी सी बात है, अभी मैंने ऊपर क्या समझाया, 2 4 6 8 10 आ जाता है, लास्ट में 0 आ जाता है, तो आप देख पाओगे कि 2 से संख्या डिवाइड हो रही है। और ये 7 के पहाड़े में भी आता है 28, 7 चौक 28 होता है। तो अब 2 और 7 दोनों से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए एंड बी दोनों से विभक्त होगी। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब एक नए क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा अलग पैटर्न किस तरीके से पूछा जा सकता है हमसे। एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है 15 की घात 87 से एक कम निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या 13 से होगी, 16 से होगी, 7 से होगी या 11 से होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही कर दीजिए। अभी क्या बोला जा रहा है कि 15 की घात 87 में से एक कम, तो 15 की घात 87 लिख लो आप, और 15 की घात 87 में कितना कम बोलना है, एक कम बोलना है, तो ऐसे लिख दीजिए आप। ऐसा लिख देने के बाद अब आप एक काम कर सकते हो, वो काम ये है कि अगर 1 की घात 87 ही लिख दोगे तो 87 पावर आपकी दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। और जब 87 की जो घातें हैं आपकी बराबर हो जाती हैं तो आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना होता है। तो मैंने 1 की घात 87 इसलिए लिख दिया है क्योंकि वो 15 की घात 87 था पहले से, और 1 की घात 87 करो चाहे 1000 कर दो तो आपका आंसर 1 ही आए। कोई दिमाग में इस तरीके का डाउट मत रखिएगा कि आप 1 की घात 87 कहाँ से ले आए। तो आप 1 की घात 87 नहीं 1000 भी रख सकते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने 87 रखा क्योंकि आप देख पा रहे हो ऊपर जो पहले वाली संख्या उसमें भी 87 है, तो घातों को बराबर करना पड़ता है, ये बात आपको मैंने अभी बताई थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर माइनस का साइन आ गया है, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a माइनस बी। फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। a माइनस बी का मतलब क्या है, a 15 है, b क्या है 1, तो इसको जब माइनस करोगे तो क्या आएगा 14। अब जो 14 आया है उसको साइड में देख लो, ये 14 जो आया है आपका आंसर वो एक गुणनखंड हो गया। और आप जानते हो कि गुणनखंड अगर एक आ गया, जैसे मैंने ऊपर बताया था 15 का एक गुणनखंड अगर 3 है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा 5। अब एक बात और भी ध्यान में रखिए कि अगर 15 का एक गुणनखंड 3 है तो 3 से ये 15 क्या पूरी तरीके से डिवाइड होगा, यस ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा। मतलब ये है कि अगर एक गुणनखंड हमारा आता है तो वह पूरी संख्या को पूरी तरीके से विभक्त कर सकता है। आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन के आंसर को मैच करिए, किससे मैच होगा। तो क्या 13 होगा, तो देखिए यहाँ पे 14 लिखा है, 13 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या 16 होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, क्योंकि 14 के भी अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 गुणे 7 होगा,
और 2 गुणे 7 में आप देख पा रहे हो केवल यहाँ पे ऑप्शन में 7 दिखा रहा है, ना तो 2 दिखा रहा है, ना 14 दिखा रहा है, ना कुछ और दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अब एक नए टॉपिक पर बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड घातांकी भाग पर जो प्रश्न चल रहा है वो आपके सूत्र पर था और ये होगा आपके घातांकी योग के भाग पर प्रश्न। आप नई हेडिंग बनाइएगा कि घातांकी योग के भाग पर प्रश्न, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इस टॉपिक को भी ख़त्म करते हैं इस वीडियो में। घातांकी योग के भाग पर प्रश्न को देख रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, मतलब ये बस थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको फॉर्मूला देखना है, इसमें फॉर्मूला भी नहीं लगाना है। ये तो उससे भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। संख्या 3 की घात 61 प्लस 3 की घात 62 प्लस 3 की घात 63 प्लस 3 की घात 64। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है और ये संख्या लिख दी गई और इसमें पूछ लिया गया इनमें से किस संख्या से सदैव विभक्त होगी, मतलब ये संख्या किस संख्या से विभक्त हो रही है, किस संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। तो ऑप्शन में 2 है, 5 है, 3 है और सभी है। तो इस पे मैंने टिक कर रखा है सभी पर। अब समझिए सभी पर क्यों होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 की घात 61 में आप देख पा रहे हो 3 की घात 61, 62, 63, 64। यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि एक कंटिन्यू पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न जो है वो 61 के बाद आ रहा है 62, फिर 63, फिर 64। इसी तरीके से ये पैटर्न चलता जाएगा और जब तक दिया जाए वहाँ तक देखना है आपको। तो अगर मैं यहाँ पे देख पाऊँ तो 3 की घात 61 जो है वो कॉमन है। ठीक है, 3 की घात जो है 61 ये क्या है आपका कॉमन मिल रहा है। अगर ये कॉमन मिल रहा है तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको कॉमन ले लीजिएगा। 3 की घात 61 को कॉमन ले लिया आपने तो आप देख पाओगे कि पहली संख्या जो आपकी यहाँ पे रखी हुई है 3 की घात 61, तो 3 की घात 61 में से 3 की घात 61 को कॉमन ले लिया है तो आप इस तरीके से रखोगे। कैसे रखोगे वो देख लीजिए। 3 की घात 61 और 3 की घात 61 के अपॉन में क्या रखोगे? 3 की घात 61। देख पा रहे हो आप, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 की घात जो 61 है वो 3 की घात 61 के अपॉन में आया क्योंकि हमने इतना ही कॉमन लिया और पहली संख्या से उतना ही कॉमन लिया जितना वहाँ पे था। तो 3 की घात 61 में से 3 की घात 61 पूरा माइनस होगा, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी एक्सपोनेंट एंड पावर। ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा 9th या 8th क्लास में, तो उसमें आपने सीखा होगा कि 3 की घात जब 61 लिखा है इसके अपॉन में 3 की घात 61 लिखा है, तो जब ये 3 की घात 61 ऊपर जाएगा तो ये घात जो हो जाती है वो माइनस की हो जाती है, तो घात इसमें से माइनस हो जाएगी। और जब घात इसमें से माइनस होगी तो क्या बनेगा? 3 की घात 0, और किसी की भी घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वही वैल्यू यहाँ पे रख दी है, देख सकते हैं आप, 1 रख दिया है मैंने, और साथ ही साथ 3 की घात 62 है। इस 3 की घात 62 में से 3 की घात 61 माइनस करोगे तो डायरेक्ट आप 62 में से 61 को माइनस कर दो, क्या बचेगा? 1। और ये किसकी पावर हो जाएगी? 3 की पावर। इसी की पावर तो चल रही थी, 3 की पावर 1 लिख दिया गया। इसी तरीके से 3 की घात 63 है, तो 63 में से 61 को माइनस करोगे तो 2 बचेगा, तो इसका मतलब 3 की घात 2। प्लस लगा के रखिएगा, प्लस लगा के जरूर रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 64। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें 3 बचेगा, तो 3 की घात क्या हो जाएगा? 3। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, जैसा कि मैंने यहाँ रख रखा है। अगली लाइन में आपको देखना है कि 1 लिख देना है। 1 का तो 1 ही होगा। 3 की घात 1 का मतलब 3, 3 की घात 2 का मतलब 9, और 3 की घात 3 का मतलब है 27। सबको ऐड कर दोगे तो 40 आएगा। देख पा रहे हो आप, यहाँ पे 40 बन गया है, और 3 की घात 61 तो पहले से ही चल रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लीजिएगा। अब ये 40 और 3 की घात 61 ये 2 फैक्टर आ रहे हैं, और ये 2 फैक्टर को ध्यान में देखिए, क्वेश्चन के आंसर से मैच करते जाइए। क्या ये 2 से विभक्त होगा? क्या ये 2 जो गुणनखंड आए हैं इसमें 2 की मतलब 2 से ये विभक्त होगा कि नहीं? तो 2 से 40 विभक्त हो रहा है, इसका मतलब ये 40 जो है 2 से विभक्त हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा क्योंकि 5 से भी 40 विभक्त हो जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 3 से विभक्त होगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठेंगे, क्या करेंगे? वो देखेंगे 40
तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है। 40 जो है वो आपका 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो 3 से विभक्त तो नहीं होगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में सभी से लिखा है, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो टिक कर देंगे सभी पर, क्योंकि सभी से हो सकता है कि सभी से हो जाए, लेकिन इसका तरीका भी जान लो, क्यों सभी से हो रहा है, क्यों 3 से भी कैसे हो रहा है, ये भी समझ लो। तो मैंने पहला गुणनखंड 3 की घात 61 जो कॉमन लिया था, इसमें से अगर मैं ऐसे करके लिख दूँ 3 की घात 60 और पॉइंट लगा करके 3 की घात 1, तो आप जानते हो कि डिवाइड में पावर कम होती हैं, पावर घटती हैं, और मल्टीप्लाई गुणे में पावर जो होती हैं, गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, जिसका मतलब है गुणे में घातें क्या हो जाएंगी, 60 और 1 61 हो जाएंगी। समझ में आ रहा है ना। और अलग अलग कर देंगे तो 3 की घात 60 अलग कर दो, 3 की घात 1 अलग कर दो, तो 3 की घात जब 1 अलग कर दोगे तो आप देख पा रहे हो कि ये 3 से भी विभक्त हो जाएगी। अब ये संख्या 9 से भी विभक्त होती और 27 से भी होती। 9 से कैसे होती, 3 की घात 2 ले लो, 3 की घात 2 का मतलब 9, और 3 की घात 3 ले लोगे तो 27 बनेगा, ठीक है ना। जितनी घात ले रहे हो उतना जो है, जितनी घात आप लेते जा रहे हो, जैसे 3 की घात 3 ले लिया है आपने 61 में से, तो 3 की घात 61 में से निकाल दो, तो 3 की घात 58 अलग कर दो और 3 की घात 3 अलग कर दो, इस तरीके से। तो वो आपका 27 से भी विभक्त होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब एक चीज़ आप इसको भी रख सकते हो, वैसे मैंने समझा दिया आपको यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये चीज़ बॉक्स में मैंने लिख रखी है, a की पावर m अपॉन में a की पावर n। तो जब आप डिवाइड में रखते हो, तो अभी मैंने बताया था कि जब भी डिवाइड में होती है तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। जब आपकी बेस सेम हो जाए, क्या है a ही a दिख रहा है, दोनों साइड में a दिख रहा है, तो n जो होगा वो m में से माइनस हो जाएगा डायरेक्ट जाके। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, यही मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाते हैं। अगर इस तरीके से लिखा होता तो इसकी वैल्यू जो होती वो a की पावर m प्लस n होती, ये वैल्यू आती इसकी। समझ में आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। आई होप आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा पूरा। संख्या 4 की घात 41 प्लस 4 की घात 42 प्लस 4 की घात 43 और प्लस 4 की घात 44 में निम्नलिखित में से ये संख्या किससे सदैव विभक्त होगी। तो ये संख्या किससे सदैव विभक्त होगी वो भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा है पैटर्न, 4 की घात 41 42 43 44 तक जा रही है। तो इसका मतलब है 41, मतलब आपको ध्यान में ये रखना है कि कॉमन संख्या वही ले सकते हो जो सभी में कॉमन मिले। बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन ले सकते हो, लेकिन ये नहीं कि 4 की घात 44 आप कॉमन ले लो, क्योंकि ये 404 की घात 44 सभी में नहीं आ रही है। जिसमें आ रही है, जिस ऑप्शन में, मतलब जिसमें निकल पाए उससे तो ले लेंगे। मतलब मान लीजिए क्वेश्चन में सभी में 4 की घात 44 मिल पा रहा है आपको, तो आप ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो। आप वो संख्या लो जिसको आप सभी संख्याओं में से निकाल सकते हो आसानी से। तो आई होप आपको साथ समझ में आ गया होगा। 4 की घात 41 जो है वो आसानी से सभी की घातों से निकाली जा सकती है। तो जिसकी घात से निकाली जाएगी उतनी घात उसमें से कम कर दी जाएगी जितनी निकाली जा रही है। बस सीधा सा फंडा आप इतना याद रखिए, ठीक है। इससे भी आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे। तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो 3 की घात, तो आप देख पा रहे हो 4 की घात 41 है, ये अगर कॉमन ले लिया आपने तो पहली संख्या में आपका 1 बचे, क्योंकि 4 की घात 41 के अपॉन में 4 की घात 41 हो जाएगा। इससे ये डिवाइड होगा, डिवाइड होने पर क्या आंसर आएगा 1, तो 1 लिख दिया। इसी तरीके से 4 की घात 42 है, तो 4 की घात 42 में से 41 माइनस करोगे तो 4 की घात 1 बचेगा। ये चीज़ मैंने पीछे बताई थी। 4 की घात आगे 2 बचेगा, 4 की घात आगे 3 बचेगा। जैसे 43 है ना, 43 में से 41 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, तो वही 4 की घात 2 हो गई। और 44 में से 41 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। तो 44 की घात में से 44 जो घात है उसमें से 41 माइनस किया तो 3 बचा। अब ये 3 किसकी घात लग जाएगा, 4 की घात पे लग जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके आप इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर 85 देख पा रहे हो। अब ये जो 85 आया है और इधर है 4 की घात 41, तो इसके 2 गुणनखंड हो रहे हैं। 2 गुणनखंड कौन से हो रहे हैं, एक तो 4 की घात 41 गुणे 1 है 85। तो आप ऑप्शन से चेक करिए, क्या 17 आंसर होगा, 19 होगा, 18 होगा या 83 होगा।
देखिए 83 की जगह अगर 85 होता यहाँ पे तो ये भी आंसर करेक्ट होता और 17 भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे 83 की जगह 83 की जगह 85 नहीं है, तो आप 83 को नहीं आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। और ना ही 13 होगा, 13 × 5 = 65 होता है, 13 × 6 = 78 होता है, 13 × 7 = 91 होता है, 85 नहीं कट रहा है। ना ही 4 से कोई मतलब है 13 का, तो ये भी कट गया। जब दोनों ये कट गए, ऊपर वाला 19, तो 19 पना 95 होता है, ठीक है। 85 17 पना 85 होता है, तो 17 का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।